प्रिय बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में बताया था। 4 कंपाउंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। आज मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। 10th की क्लास में 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कंपाउंड्स एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड में आता है, इसलिए इसे बड़ा ही ध्यान से आपको पढ़ना है, देखना है। तो उसमें से आज मैं जिस पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो एथिल अल्कोहल है। ये आईपीएससी में अगर इसका नाम करेंगे तो एथेनॉल हो जाता है। थोड़ा सा इसके विषय में मैं आपको बता दूं, ये अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य मेथिल अल्कोहल होता है और ये दूसरा सदस्य एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। वाइन शराब का यह प्रमुख अवयव है, इसलिए इसे वाइन ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है। इसका निर्माण शर्करा युक्त पदार्थों से, स्टार्च से किया जाता है। मैं इसके बनाने की विधियां आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो बोर्ड में नाम दे करके अगर पूछ दे कि फला इससे बनाइए तो आपको उस नाम के आधार पर ही लिखना है, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, जिस विधि से चाहें उस विधि से आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन लिख रहा हूँ और उसकी थ्योरी बोल रहा हूँ। बनाने की विधियों में, प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले मैं आपको एथिल आयोडाइड के द्वारा इसका निर्माण बता रहा हूँ। एथिल आयोडाइड C2H5I। जब हमने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन को लिखने से पहले अगर उसकी भाषा, थ्योरी, शब्द समीकरण आपको पहले से याद है तो वह समीकरण लिखना बड़ा इजी हो जाता है। क्या हम इसमें लिखेंगे कि जब हम एथिल आयोडाइड की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल का निर्माण हो जाता है और पोटेशियम आयोडाइड मुक्त हो जाती है। ये देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है C2H5I एथिल आयोडाइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय है, ये जलीय पोटास भी इसको कह सकते हैं। अब इसके साथ जब हमने इसकी क्रिया कराई तो देखिए कितनी इजी रिएक्शन होती है। आप रिएक्शन को समझ लें तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से आपको I हटा देना है और OH लगा देना है तो ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से K बचा, यहाँ से I बचा तो पोटेशियम आयोडाइड मुक्त हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन कितना इजी हुआ। आपस में I और OH का हमने परिवर्तन कर दिया, अदला बदली कर दी और हमारा कंपाउंड्स बन गया। तो ये फर्स्ट मेथड है, पहली विधि है। दूसरी विधि एस्टर। यहाँ पर हम एथिल एसीटेट नामक एस्टर को लेते हैं। ये CH3COO C2H5, ये एथिल एसीटेट एक प्रकार का एस्टर है। पके हुए फलों में आप देखते होंगे मधुर मधुर सुगंध आती है, वो इन्हीं एस्टरों के कारण होती है। तो जब हम किसी एस्टर का जल अपघटन कराते हैं, जल के साथ उसकी क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड CH3COOH का निर्माण हो जाता है। ये विधि ऐसी है जो 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों के बनाने में यूज की जा सकती है। अगर आपको एसिटिक एसिड पूछ दिया गया कि एसिटिक एसिड बनाएं तो भी ये बनाने की विधि है। एथिल अल्कोहल बनाने को पूछ दिया गया तो भी आप इससे बना सकते हैं। तो ये ऐसी विधि है जो दोनों कंपाउंड्स के निर्माण में प्रयोग आती है।
इसके पश्चात तीसरी विधि एथिलीन के द्वारा। तो तीसरी विधि जो है वो एथिलीन के द्वारा। एथिलीन से कैसे बनाते हैं आप जानते हैं फार्मूला, C2H4। एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको भाषा याद है तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा लिखना। एथिलीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, C2H5HSO4। देखिए कितना इजी रिएक्शन है। यहां से एक एच हटाया, यहां पे लगा दिया, 4 थे 5 हो गए, जो शेष बचा उसको इसी के साथ लिख दिया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रिएक्शन हुआ। अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है इसका जल योजन, जल अपघटन कराते हैं, इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा कंपाउंड जिसका हमें निर्माण करना है एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो अगर ये आपको थ्योरी याद है, भाषा याद है तो आपका रिएक्शन इजी हो जाएगा। अब अपने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लिया, C2H5HSO4, इसका जल अपघटन करा दिया। जल को हम HOH भी लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी है। यहां से जल को हमने क्या लिखा, HOH, इसमें से ये OH ये उठा करके हमने यहां पे लगा दिया तो बन गया C2H5OH। अब बना ये H बच गया, इस H को लाके यहां पे लगा दिया तो H2SO4 हो गया, ये बन जाएगा H2SO4। इस तरीके से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हुई विधि, क्या भाषा आप लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। जब हम एथिलीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन कराने पर हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम एथिलीन द्वारा निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात चौथी विधि आती है किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा। किण्वन में दो विधियां हैं आपको, एक शर्करा से और दूसरा स्टार्च से। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है इसका बनाने का, शर्करा द्वारा। किण्वन होता क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जटिल कार्बनिक रासायनिक क्रियाओं को सरल रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तित करने की घटना क्रिया किण्वन कहलाती है। और जो सूक्ष्म जीव इस क्रिया को संपादित कराते हैं, पूर्ण कराते हैं, उन्हें किण्ड, ईस्ट, कुछ भी कह लीजिए, कहते हैं। इस तरीके से जब हम शर्करा, आप जानते होंगे अधिकांशतः एथिल अल्कोहल का निर्माण गन्ने के रस से बनाया जाता है। शर्करा से जब हम शर्करा को लेकर के, शर्करा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, C12H22O11। इसको जल के साथ मंद क्रिया कराई जाती है, इन्वर्टेस एंजाइम लिया जाता है। इन्वर्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराई जाती है तो यह शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 दोनों के सेम रिएक्शंस होते हैं, सूत्र एक जैसे होते हैं। C12H C6H12O6 C6H12O6
हम एक को ग्लूकोज और दूसरे को फ्रक्टोज, किसी को ग्लूकोज और किसी को फ्रक्टोज कह सकते हैं। इस तरीके से जब हम इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया कराते हैं तो शर्करा ग्लूकोज दो भागों में टूट जाता है। इससे इस तरीके से यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। सेकेंड स्टेप में हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी को भी ले लेते हैं, C6H12O6 और जाइमेज नामक ईस्ट, इसके साथ मंद क्रिया इसकी कराई जाती है तो C2H5OH और प्लस 2CO2 का निर्माण हो जाता है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे जाते हैं, समीकरण लिखे जाते हैं, जब तक अनबैलेंस्ड होंगे काट दिए जाएंगे, इसलिए भी ध्यान रखिएगा। 6C था, ये 2 लगा देंगे, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम शर्करा के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। इसी में कभी कभी स्टार्च से पूछ देता है, ये दोनों किण्वन विधि के अंतर्गत आती हैं। के द्वारा शर्करा, स्टार्च, मैदा, आप जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात आप देखिए थोड़ी देर बाद हमको हल्का सा नींद जैसी लगती है, क्योंकि मैदा स्टार्च के अंदर भी अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, माल्टोज बनता है उसके पश्चात। तो इसलिए स्टार्च से भी हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। इसके 2 अणु लेकर के इसको भी जल के साथ N मॉलिक्यूल्स इसके जल के ले लेते हैं और यहां पर हम डाई स्टेज नामक एंजाइम यूज करते हैं। ये ईस्ट या एंजाइम है, तो शर्करा बनता है, माल्टोज जिसको कह सकते हैं, C12H22O11। देखिए कैसे बना, यहाँ यन तो यन यहाँ लगा देंगे। अब इसे हम खोलेंगे तो 12 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 और 2 22 और 10 1 11। इस तरीके से ये शर्करा आपको मिल गया, माल्टोज जिसको कह सकते हैं। अब आगे का देखिए, अगर आपने पहले के दोनों रिएक्शन याद किए हैं शर्करा वाले, आगे सेम दोनों रिएक्शन लिख देने, खाली एंजाइम चेंज होता है। तो ये हम शर्करा को ले लेते हैं, C12H22O11, इसको जल के साथ अभिकृत करा देते हैं। एंजाइम यहाँ पर पुनः यही लगा देते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। चाहे आप ऐसे अलग अलग लिखें, चाहे 2 लगा करके C6H12O6 लिख दें, दोनों तरीके से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है और फ्रक्टोज का भी फार्मूला है, इन दोनों मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। अब थर्ड रिएक्शन सेम बिल्कुल है, C6H12O6 जाइमेज नामक एंजाइम लगाएंगे, तो ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से, इस मेथड से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हमने 4 विधियों से, एथिलीन से, एथिल आयोडाइड से, एस्टर से और उसके द्वारा शर्करा के द्वारा 4 विधियों से हमने एथिल अल्कोहल के निर्माण को दर्शाया। हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम पूछी जाती हैं, अधिकांशतः केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। मैंने आपसे बताया कि अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने ठीक से याद कर लिया है तो इससे आपको 3 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आप व्हाट हैपेंस आते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, इस रूप में भी कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं। उस समय भी आप, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप वहाँ पर भी उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेंगे। फिजिकल पर हम थोड़ा सा चर्चा किए दे रहे हैं कि ये सफ़ेद रंग का रंगहीन द्रव होता है, ज्वलनशील पदार्थ है, जलता है, पानी में विलेय होता है, स्वाद इसका कसैला होता है। आप देखते होंगे कुछ लोग कभी पीते हुए अल्कोहल को तो पीते हैं तो मुँह ऐंठते रहते हैं, तो ये स्वाद में कसैला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है 78.1 होता है। ये ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर निर्जलीकरण के कारण हमको नुकसान भी पहुंचाता है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि कुछ लोगों की अल्कोहल लेने के कारण, वाइन पीने के कारण मृत्यु हो गई। तो अधिक मात्रा में इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का निर्जलीकरण कर देता है, शरीर के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारी डेथ तक हो जाती है, मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए। ये इसकी लगभग सामान्य रूप से फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण हो गए। अब प्रमुख जो हैं वो रासायनिक गुण हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, रासायनिक गुणों में कई गुण हैं, उनको मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण इसका यह है कि अगर इसको हम जला दें वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या हम इसको शार्ट भाषा में कहते हैं दहन क्रिया, जलाना। देखिए, जब कभी दहन का नाम आए तो समझो इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है आपको। ऑक्सीजन के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे, मैंने आपको कहा, जब आपको थ्योरी याद होगी रिएक्शन आपको बड़ा इजी लगेगा। एथिल अल्कोहल को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, प्रकाश उत्पन्न होगा और उष्मा उत्पन्न होगी। 4 कंपाउंड्स बनने हैं। अगर ये आपको पता है तो आपका रिएक्शन इजी हो जाएगा। तो देखिए, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सबको पता ही है, C2H5OH को हमने जलाया, वायु जलाने मतलब वायु, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा H2O, और उष्मा और प्रकाश निकलेगा और उष्मा, ये उष्मा और प्रकाश प्राप्त हो जाता है। समीकरण संतुलित कर लें। यहाँ C के 2 अणु है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। H के देखिए यहाँ 6 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं तो हम यहाँ पर 3 लगा दें। अब देखिए इधर 4, 7 हो गए ऑक्सीजन के अणु, यहाँ पर 3 लगा दें। इस तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। दूसरा, अगर हम इसे किसी धातु के साथ, सोडियम, पोटेशियम, किसी भी ऐसी धातुओं के साथ क्रिया करा दें तो एथिल अल्कोहल उनके साथ क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। अगर ये आपको थ्योरी देखो याद है तो रिएक्शन आपका हो जाएगा। C2H5OH को हमने पोटेशियम, सोडियम, किसी भी धातु के साथ क्रिया कराई तो सोडियम एंथ्राक्साइड C2H5ONA ये बन गया सोडियम एंथ्राक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। मतलब एथिल अल्कोहल या अल्कोहल धातुओं के साथ क्रिया करके, ये धातुओं के साथ क्रिया इसकी हो गई। सोडियम, पोटेशियम, किसी भी धातु के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए कितनी इजी रिएक्शन है। H हमने हटा दिया यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस निकल गई और Na को ला के यहाँ पे रख दिया, सोडियम एंथ्राक्साइड बन गया। अब बैलेंस कर लीजिए, देखिए यहाँ ये 2 निकले हुए 1 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा तो फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा तो इस जगह फिर जाएगा। इस तरीके से हम इसको संतुलित कर लेंगे। तो ये हो गया किसके साथ,
धातुओं के साथ, एथिल अल्कोहल धातुओं के साथ जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगली प्रॉपर्टीज है तीसरी, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। के साथ क्रिया। एथिल एल्कोहल धातु कार्बोनेट C2H5OH, C2H5OH ये क्रिया करेगा। ऐसा करिए पहले धातु का छोटे छोटे रिएक्शन एक साथ लिख लें। NH2 से क्रिया करा दें, NH3 से क्रिया, अमोनिया से क्रिया है, उसको बाद में लिख देंगे। अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा NH3 गिव्स आउट। देखिए यहां से हमको ये एक H उठा लिया यहां पर, तो बन गया C2H5NH2, एथिलमीन बन गया। और यहां से एक H, यहां से OH, ये निकल गया क्या H2। इस तरीके से एथिलमीन का निर्माण हो जाता है। ये अमोनिया से क्रिया हो गई। नंबर 3, इसकी क्रिया करा दें क्लोरीन से, Cl2 से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया कराने पर पहले एस्टल्डिहाइड बनता है। जब हम एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो पहले एस्टल्डिहाइड बनता है। एस्टल्डिहाइड पुनः क्रिया करता है और एसिटिक एसिड का निर्माण कर देता है, क्लोरल का निर्माण कर देता है, क्लोरल। तो CH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH प्लस Cl2 गिव्स आउट। देखिए यहां से हम ये वाला CH हटाते हैं तो बन जाएगा CH3CHO, एस्टल्डिहाइड बन गया। और ये यहां से 2H और ये 2Cl बन जाएगा 2HCl। अब हम एथिल ये एस्टल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे तो CH3CHO को क्लोरीन से क्रिया करा दी तो क्लोरल बन गया। क्या होता है क्लोरल का फार्मूला, CH3CCl3CHO और प्लस HCl निकल गया। अब इसको बैलेंस कर ले। देखिए यहाँ 3 ये हटा, ये 3 लग गया। इसके पश्चात ये 3 यहाँ पर लगा देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 होनी चाहिए। यहाँ पर 3 लगा दिया, 3 और 3 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इस तरीके से हम क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह आपने देखा जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्लोरल बना देती है। अगली प्रॉपर्टीज, अब हम इसको PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं। C2H5OH को PCl5 से क्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन जिसको हम आईपीएसएम कहते हैं। देखिए कितना इजी रिएक्शन होता है। C2H5 यहाँ से OH हटा देना है और Cl लगा देना है तो हो जाएगा एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। प्लस ये O हटाइए और यहाँ पे लगा दीजिए तो बन जाएगा POCl3। एक Cl, ये 3 4 हो गए, एक अभी बचा तो एक HCl और एक यहाँ से H, एक HCl इसमें से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड अथवा क्लोरोएथेन का निर्माण हो जाता है। अगला गुण इसका विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अगर जुड़ रही है तो हाइड्रोजनीकरण हो गया, अगर हाइड्रोजन उसमें से निकल रही है तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन के एक अणु का निकल जाना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जब हम एथिल एल्कोहल को
कापर, तप्त कापर के ऊपर अर्थात 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर इसको कापर से अभिकृत कराते हैं तो इसमें से एक अणु CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन जाता है। एक अणु हाइड्रोजन का इसमें से बाहर हो जाता है। अब आप देखिए संतुलित आपका समीकरण है कि नहीं है, दो लगे हुए हैं, ये दो लगे हुए हैं, H कितने हैं यहाँ पर 4 1 6, तो ये 4 और 2 6 और O 1 है, एक इस तरीके से ये एस्टल्डिहाइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, विहाइड्रोजनीकरण। अब दो क्रियाएं जो अगली आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें टिप्पणी के रूप में बेटा पूछा जाता है। एक कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होता है, अथवा कोई कंपाउंड्स बनाने का पूरा मेथड पूछ दिया गया, अथवा क्या होता है जब के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद में जब टिप्पणी पूछी जाती है तो उस टिप्पणी में ये बहुत बात पूछी गई है। आप देखेंगे जब पेपर आपके पास होंगे पुराने पेपरों में, जिसको हम कहते हैं क्या, एस्टरीकरण की क्रिया, एस्टरीकरण। अभिक्रिया या क्रिया कहो या अभिक्रिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती, पहले इसकी डिफिनीशन सुन लीजिए इस टिप्पणी को, कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहलों की कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया कराकर एस्टर बनाने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ये तो सामान्य डिफिनीशन हुई, परिभाषा हुई। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो जब हम एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट नामक एस्टर बनता है। रिएक्शन क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये हो गया एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, CH3COOH, ये हो गया एस्टिक एसिड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। बड़ा इजी रिएक्शन है। यहां से देखिए ये C2H5 और ये OH उठा लीजिए, इस तक ये हो गया एस्टिक एसिड से, तो बन जाएगा क्या, CH3COO, ये पूरा हो गया CH3COO और लगा दो C2H5 और ये वाला, ये इतना, ये हिस्सा पूरा लगा लो तो ये बन जाएगा जल, तो बन जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2। इस तरीके से एथिल एसीटेट नामक एस्टर का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया एस्टरीकरण की कहलाती है। तो एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक एसिड से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है, यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अगली टिप्पणी है निर्जलीकरण की। ये भी टिप्पणी के रूप में पूछी जाती है। यहाँ प्रॉपर्टीज है इसकी, गुण है इसका, और टिप्पणी भी है ये। निर्जलीकरण जैसा नाम है, निर्जलीकरण, निर्जल, किसी कंपाउंड्स में से एक जल के अणु का या जल के अणु का निष्कासित हो जाना, निकल जाना निर्जलीकरण कहलाता है। जब हम एथिल एल्कोहल की C2H5OH की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है और बन जाता है CH3CHO, ये बन जाता है C2H4 एथिलीन बन जाता है और जल का एक अणु इसमें से निकल जाता है। इस तरीके से जल के अणु का इसमें से निष्कासित हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। क्या होगा, एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर इसमें से एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है और एथिलीन प्राप्त हो जाती है। यह क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। ये बड़ा रिएक्शन पूछा जाता है व्हाट हैपन में, क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
एथिल अल्कोहल को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। तो ये रिएक्शन लिख देंगे। कभी कभी इसमें ये होता है कि यहाँ पर Al2O3 लगा लो, 350 से 380 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, तो भी यही रिएक्शन प्राप्त हो जाता है। दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला एक और गुण है इसका बहुत महत्वपूर्ण, हैलो फार्म अभिक्रिया। हैलो फार्म अभिक्रिया थोड़ी लंबी रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है। जो अल्कोहल है ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन या क्लोरीन आदि पदार्थों के साथ क्रिया करके हैलो फार्म बनाते हैं, जैसे क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म। इसलिए इस अभिक्रिया को हम हैलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रा NaOH की उपस्थिति में। अगर हम क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोफार्म बन जाएगा, अगर आयोडीन ले लेंगे तो आयोडोफार्म बन जाएगा। ये हमने इसके साथ क्रिया कराई तो बन जाएगा CHCl3, यही क्लोरोफार्म है, और बन जाएगा 5NaCl प्लस बन जाएगा 5H2O प्लस HCOONA। तो यहाँ पर जो ये CHCl3 बना यही कहलाता है क्लोरोफार्म। तो एथिल अल्कोहल हैलोजनों के साथ क्रिया करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्लोरोफार्म या आयोडोफार्म नामक कंपाउंड्स का निर्माण करती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हैलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। और अंतिम इसका एक और गुण है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसकी। इसमें हम एथिल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब उसकी क्रिया इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले यह एस्टल्डिहाइड बनता है, पुनः यह ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक एसिड का निर्माण कर देता है। यह इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्रिया C2H5OH प्लस ये नवजात ऑक्सीजन कहलाती है। तीर के ऊपर क्षारीय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो बन जाता है CH3CHO और प्लस एक अणु से H2O का निकल जाता है। यह पुनः इसी की उपस्थिति में क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में CH3CHO क्रिया करता है। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। जब हम KMnO4 की H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ से हमें ये नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्षारीय KMnO4 तो बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। इस तरीके से एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण के माध्यम से एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब 2-4 यूजेज हैं, सुन लीजिए इसके, कब पूछे जाते हैं। इसका उपयोग, एथिल अल्कोहल का उपयोग सभी प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उनके बनाने में किया जाता है, स्पिरिट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम, दवाइयाँ, आप देखते होंगे तमाम प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलती हैं, उनके बनाने में किया जाता है। एस्टर बनाने में किया जाता है, एथिल अल्कोहल बनाने में किया जाता है, क्लोरल बनाने में किया जाता है, आदि तमाम प्रकार के कंपाउंड्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से बच्चों हमने आपको आज ये कंपाउंड्स बताया। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे के कंपाउंड एसिटिक एसिड के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।